कि अमेरिकी क्रांति का परिणाम क्या निकला। अगर अमेरिकी क्रांति के परिणाम को देखें, सबसे पहले इसका परिणाम या प्रभाव अमेरिका पर क्या प्रभाव, फिर इंग्लैंड पर क्या इसका प्रभाव या परिणाम निकला, शेष यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और शेष विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जब अमेरिकी क्रांति संपन्न हो गई, पेरिस की संधि हुई, अमेरिका एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर आता है। तो पहला परिणाम अगर हम देखें तो एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का इमर्जेंस होता है। यहां प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आ गई। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका में जनता ही सरकार सत्ता का निर्धारण करेगी। लेकिन प्रजातंत्र काम कैसे करेगा, या सिर्फ प्रजातंत्र ही रहेगा? तो चूंकि अमेरिका जिस सत्ता का गुलाम, वहां गणतंत्र नहीं था, लोकतंत्र तो था, लेकिन वहां हेड ऑफ स्टेट जो था वो राजा ही, रानी राजा का। ये भी खैर अभी भी चल रहा है यहां, अगर इंग्लैंड में हम देखें। इसलिए प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनने के साथ गणतंत्र बन गया। यहां संविधान आ गया, इस पे हम चर्चा हम बाद में देखेंगे जब संविधान पर आएंगे। गणतंत्र बना, संविधान आया, और संविधान भी बच्चों पहली बार एक लिखित संविधान आया। ब्रिटेन में अलिखित संविधान, लेकिन यहां लिखित संविधान आया। लिखित इसलिए आया, इसके मूल में, चूंकि आप लोग पॉलिटी पढ़ चुके हो, कि एक बहुलवादी समाज, ऐसा समाज जहां बहुलवाद हो, दूसरे शब्दों में कहें तो विविध विविधताएं हो, डाइवर्सिटी हो, वहां कुछ चीजों को सुनिश्चित कर दिया जाता है ताकि किसी की उपेक्षा न हो, चाहे उसके अधिकार हो या उसकी पहचान, दोनों बातें। आज दुनिया में दो ही मुद्दे हैं हर जगह, चाहे संस्कृतियों का क्लैश हो, सिविलाइजेशन का क्लैश हो, किसी भी प्रकार का जो है विरोध हो, अंतर विरोध हो, उसमें दो बातें हैं, पहला अधिकार, दूसरी पहचान। शायद पूरी व्यवस्था का विकास भी अगर आप देखेंगे तो कर्तव्य से अधिकारों की ओर हो रहा। पहले कुछ एक लोगों के पास सारे अधिकार होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जागृति बढ़ी, समाज में चेतना आई, अधिकार बोध हुआ, तो लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इन्हीं अधिकारों का ही तो परिणाम लोकतंत्र और गणतंत्र। इसलिए सत्ता में परिवर्तन, लिखित संविधान से विवाद की संभावनाएं कम होती। हमारा संविधान भी देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने लिखित सब कुछ लिपिबद्ध कर दिया, क्योंकि जीवन डायनेमिक, देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें नई नई जुड़ती हैं, इसलिए समय समय पर इसमें संशोधन हुए हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो लिख देने से विवाद कम हो, इसीलिए इन लोगों ने किया। अभी संविधान की प्रकृति पर हम लोग चर्चा अलग से करेंगे। फिर एक संघवाद की बात की गई, संघवाद की, जिसे हम फेडरलिज्म का। संघवाद भी बहुलवादी समाज से ही जुड़ा है। यहां भी वही दो बातें, अधिकार और पहचान। संघ में क्या होता है, संघ की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो लिखित संविधान ही है। संविधान में सब कुछ लिख दिया गया है कि
केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, जिसको संविधान में लिपिबद्ध कर दिया जाएगा। दोहरी नागरिकता होगी। इसके साथ साथ किसी भी विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अमेरिका में इस बात का प्रावधान कर दिया गया और ये न्यायपालिका ऐसी होगी, बाद में आप देखिए तो अमेरिकी न्यायपालिका पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श कायम कर दिया। क्योंकि आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो जैसे भारत में एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका में कहा गया विधि द्वारा स्थापित नहीं, विधि की उचित प्रक्रिया, जिसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया के लिए अमेरिका ठीक है, क्योंकि अमेरिका में लोग एजुकेट हैं, लिटरेट हैं, डेवलप्ड है, एडवांसमेंट है। लेकिन भारत जैसे देशों में भी ये चीज आज दिखाई दे रही है। भारत में भी आप पढ़ते हैं संविधान सर्वोच्च, ब्रिटेन में पढ़ते हैं संसद सर्वोच्च, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च। क्या वास्तव में भारत में संविधान सर्वोच्च है? प्रश्न पर गौर करिए। भारत में संविधान सर्वोच्च है, यह सैद्धांतिक तौर पर, वास्तविक रूप में न्यायपालिका ही है, क्योंकि संविधान सम्मत है क्या क्या नहीं है, इसका निर्धारण तो न्यायपालिका ही करेगी। इसलिए थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन वास्तविक रूप में न्यायपालिका निर्धारित करती है। और ये अब डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे। और ये चीज शुरू हुआ एक तरह से देखिए तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से, जब पहली बार दुनिया में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ये पूरी दुनिया को प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीकी संविधान भी इससे प्रभावित हुई। कितना खूबसूरत अच्छा निर्णय था। तो संघवाद, अमेरिकी संघवाद और भारत में जो संघवाद है, दोनों में यहां अंतर भी स्पष्ट हो। अमेरिका में सारे उपनिवेश मिलकर संघ बनाए, भारत में तो केंद्र ने ही छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक यूनियन बना दिया। इसके लिए अमेरिकी के लिए फेडरल इस्तेमाल होता है और भारत के लिए यूनियन इस्तेमाल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बना जो सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित। बाद में इसी में आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक संशोधन हुआ 1791 में, जब बिल ऑफ राइट्स आया। और इसके मूल में भी वही था कि जो लोग कमजोर केंद्र चाहते थे उनको कैसे सुरक्षा दी जाए, इसलिए बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से ये काम किया गया। पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि फंडामेंटल राइट्स का एक जो जॉन लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, यही है। एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह बहुसंख्यकवाद की मनमानी पर लगाम लगाते हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप जाए, इसलिए लास्टली तो जो भी सिस्टम डेवलप हुए हैं दुनिया में देशकाल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन अमेरिका में जो कुछ भी आया, लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधानवाद, संघवाद, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी चीजें पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बनी। दूसरा, अमेरिका एक सेकुलर स्टेट बना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। कहा गया कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है, और राज्य जो है नागरिक के रूप में व्यवहार, इस तरह से। और किसी भी प्रकार की धार्मिक मनमानी नहीं चलेगी। जैसे क्रांति के पहले क्या होता था, जो एंग्लिकन चर्च था ब्रिटेन में, वह अमेरिकी वासियों से भी कर वसूलता था या अपना प्रभाव जमाता था।
स्पेशली जो ब्रिटेन में प्यूरिटन कम्युनिटी थी। लेकिन अमेरिका में तो बहुत सारी मानने वाली प्रक्रियाएं थी। कोई प्यूरिटन मान रहा था, कोई मेनोनाइट्स, कोई ह्यूजनाइट, तमाम तरह के, जैसे फ्रांसीसियों में था ह्यूजनाइट, जर्मन में था। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अमेरिका बना। तीसरा जो परिणाम मिला, यानी अगर हम देखें सामाजिक प्रभाव के रूप, अच्छा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा कि अब अमेरिकी समाज में एक समानता वाली धारणा आई। पहले एक कुलीनता थी। इसके अलावा एक चेंज क्या हुआ बच्चों की, जैसे ज्येष्ठम कुल श्रेष्ठम वाली परंपरा चली आ रही थी। जो ज्येष्ठ है वही कुल का श्रेष्ठ, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंगीय भेद होता था। महिलाओं को स्वयं दर्जे का माना जाता था, या महिलाओं को वैसे अधिकार नहीं दिए जाते थे। आप देखें, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब वर्ल्ड वार आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो पूरी दुनिया में शासन किया और अपने को कहा कि मैं दुनिया का सबसे एडवांस देश, सबसे प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड, वहां 1918 में महिलाओं को राइट टू वोट मिला, और उन महिलाओं को मिला जिनकी उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा थी। और हम गुलाम थे, लेकिन महिलाओं को पंचायत या अन्य लोकल बॉडी में महिलाओं को राइट टू वोट मिल चुका था। तो काहे का ये आधुनिक कहते थे अपने को कि बहुत हम विकसित हैं, एडवांस। कोई नहीं एडवांस है, सभी अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं। तो सामाजिक संदर्भ में तो एक समतामूलक धारणा आई, लिंगीय भेद खत्म हुए, ज्येष्ठम कुल श्रेष्ठम वाली परंपरा समाप्त हुई, स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया गया, इवन सार्वजनिक शिक्षा पर भी बल दिया गया कि शिक्षा जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल किया। भारत में तो बहुत बाद में, जब प्रोफेसर अमर्त्य सेन आए, उन्होंने मनमोहन सिंह को एडवाइस की कि बुनियादी जरूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी। और शिक्षा स्वास्थ्य अगर आप सबको दे देंगे, शिक्षित व्यक्ति रोजगार भी सृजित कर लेगा, उसको कहीं न कहीं रोजगार भी मिल जाएगा। इसलिए जो है शिक्षा स्वास्थ्य को भी, मैं तो भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा स्वास्थ्य सबको फ्री कर दें, यानी जो पैसे देने वाले हैं उनको लें, पैसे लें, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको ना फ्री करें। नहीं, देश में हर किसी को, चाहे वो प्राइवेट में इलाज कराए या सरकारी में, शिक्षा स्कूल कॉलेज तक फ्री, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी। आप चाहे इसके लिए जनगणना में भी एक एस्पेक्ट डाल लें इनकम का, और उसके आधार पर फ्री कर देना। इसको फ्री करने का बहुत लाभ है कि व्यक्ति यदि शिक्षित हो जाएगा तो वो नागरिक बन जाएगा, और जब वो नागरिक बन जाएगा तो अच्छा काम करेगा, एक अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आ जाए। आर्थिक पक्ष में अगर आए, अमेरिका आज सुपर पावर है, एकमात्र सुपर पावर के रूप में शेष है अमेरिका। तो जो मैं अक्सर पहली 2-3 क्लास में आपसे 2-3 बातें शेयर किया था, जो आपको लगा कि गुरुजी इन बातों का क्या मतलब है, बताते जा रहे हैं, इसमें तो से कुछ सिलेबस का कुछ है ही नहीं है, कि अमेरिका में जो पूंजीवाद आया, अवसंरचनात्मक विकास हुआ, संचार तंत्र विकसित हुआ, ऊर्जा क्षेत्र का विकास हुआ, या वैज्ञानिक विकास हुए, उद्यमशीलता आई, वर्क कल्चर आई, ये सारी चीजें अमेरिका में इसके बाद ही शुरू हो गई। एक मुद्रा तंत्र विकसित हो गया। इससे क्या हुआ कि अमेरिका, आप देखिए, यहां से जो विकास शुरू हुआ, यद्यपि गुलाम था देश, वो आजादी पाई, शुरू किया, संविधान बनाया, फिर ग्रहण लग गया, गृह युद्ध हुआ। लेकिन गृह युद्ध में भी एक तरह से गृह युद्ध भी उनके लिए एक ऑपरेशन की तरह रहा, जो सक्सेसफुल था, सर्जरी थी। उसके बाद अमेरिका का इमरजेंस और तेजी से हुआ। लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि अमेरिका ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि यूरोप को ऋण देने लगा, जो पहले ऋणी था खुद। ये अमेरिका से सीखने लगी कि अमेरिका में
जो इकोनॉमी डेवलप हुई, कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, अवसंरचनात्मक विकास हुआ, यानी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है उस पर भी कितना बल दिया गया। इस तरह से ये सारी चीजें क्रांति के बाद ही शुरू हो गई, जो अमेरिका को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से इस क्रांति का परिणाम अमेरिका के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ राजनीतिक रूप से एक मजबूत लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राष्ट्र बना, बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप में ऐसा राष्ट्र बना कि उसी का रिजल्ट है कि अमेरिका एक मात्र सुपर पावर के रूप में आज बना हुआ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।